हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करें, हम यहां बात कर लेंगे उसके एग्जांपल्स की, और एग्जांपल भी सोल्व करें उससे पहले हम बात कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, क्योंकि इससे जस्ट पिछले वाली क्लास के अंदर हमने देख लिया था कि एलिमिनेशन मेथड तक, और उससे भी पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से पढ़ लिया था। मतलब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। अब आती है हमारे पास में वज्र गुणन विधि, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, आप देखो ध्यान से, भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? वज्र गुणन वैसे तो पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां कैसे करेंगे? दो इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके साथ में हम कैसे करेंगे? टू वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस आएंगी, देखो बेटा ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि क्या होता है ये? इसके लिए देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल। उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर जो थर्ड है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम यहां पे बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में शुरू से ही दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर आते चले आए हैं। कौन कौन से? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या था मेरे बेटे? दूसरी इक्वेशन क्या थी? a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 0। इसको हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 कहते थे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते थे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें करना वही होगा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। तरीका कैसे बदलेगा? हम यहां पे x और y की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? जैसे कि ये x है मेरे पास में, ये y है, और यहां पे एक थर्ड चीज ले लेता हूं मैं, क्या? 1। अब x के नीचे अपने को शुरू से कहां करना पड़ेगा? इसमें x के नीचे अपने को क्या करना पड़ेगा? x के नीचे अपने को, अगर x को फाइंड आउट कर रहे हैं तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसके नीचे लिखने होंगे हमें, यानी कि b1 और यहां आ जाएगा b2। ठीक है। अब x के बाद में आता है अपने पास में जस्ट से आगे वाला क्या है बेटा? c1 c2। इसके बाद में क्या है अपने पास में? a1 a2, और इसके बाद में क्या आ जाएगा वापस से अपने पास? b1 b2। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया। अब हमें करना क्या है? हमें तो x y की वैल्यू प्राप्त करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में b2 को, जैसे ही मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको पता है आपकी जब ग्रोथ होती है, ठीक है, जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपके जो असामाजिक तत्व हैं वो आपको नीचे घसीटने का काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से b2 को जब c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से c1 को a2 से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस लगा करके c2 a1 कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से यहां पे आप कर सकते हो। इसके लिए a1 b2 माइनस a2 b1, मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं x अपॉन, देखो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करूं, क्या आ जाएगा? b1 c2 माइनस, नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो माइनस, क्या आ जाएगा बेटा? b2 c1 बराबर में y के नीचे क्या आ जाएगा माय डियर? अब देखो c1 को a2 से किया मैंने तो कितना आ गया? c1 a2 माइनस c2 a1। यहां से नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो क्या आ जाता है? क्या आता है बेटा? माइनस का साइन आ जाता है। यहां आ जाएगा अपने पास a1 b2 माइनस का a2 b1। यह आ गया यहां तक। अब देखो x y और ये 1 तीनों आपस में क्या है? बराबर है। अब मैं इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के बराबर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? क्या मैं इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के बराबर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? अगर मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो यहां पे क्या करता हूं मैं? यहां पे मैं लिखता हूं x अपॉन कितना है? b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू ये है अपने पास में 1 अपॉन a1 b2 माइनस में a2 b1। ठीक है, क्लियर है? ध्यान दें। आप देखो यहां पे अपने पास में ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे यहां पे x है तो मैं इस वाली क्वांटिटी को इस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू b1 c2
माइनस में B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस में A2 B1। ये क्या आ गई अपने पास में, x की वैल्यू आ गई। और ठीक इसी तरीके से आप इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को भी बराबर रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहां से ही दोनों का मान ले रहा हूं, यानी कि ये जो अपने पास में वैल्यू है इसको मैं डायरेक्ट यहां क्रॉस प्रोडक्ट करके रख रहा हूं। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास में वो कितनी आएगी बेटा, y इज इक्वल्स टू में C1A2 माइनस C2A1 C2A1 और अपॉन में कितना है A1B2 भाग में कितना है A1B2 माइनस में A2B1। ये क्या आ गया मेरे पास में, ये y की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आ गया। इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा तो उसके अंदर तो हमने क्या किया था, प्रतिस्थापन, यानी कि एक x की वैल्यू निकाल करके और y वाले समीकरण के अंदर रखा, वहां से y की प्रॉपर वैल्यू निकली, फिर उसको वापस से उठा करके समीकरण 1 में रखा, तब अपने पास में x की वैल्यू आई, फिर हमने वापस से मान निकाला y का तो आया। अब उसके बाद में अपने पास में क्या आया था, एलिमिनेशन मेथड। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने विलोप किया था, एक क्वांटिटी को बिल्कुल मान करके इक्वल करके उसको कट कर देते थे, दूसरी वैल्यू आ जाती थी। यहां पे हम क्या करेंगे, हमें यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है, हमारे पास में ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 है ही, वेरिएबल है, उठा करके इसमें रख देंगे तो अपने पास में x और y का मान आ जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास में दो फॉर्मूले आ जाएंगे एक तरीके से। और प्रोसीजर जो होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो प्रोसीजर ठीक इसी तरीके से होगा। बाकी जो बातें हैं वो हम क्वेश्चन सोल्व करते समय कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें कैसे हमें क्या करना है। मेन जो चीज है वो है सिर्फ और सिर्फ ये, इसको ना भूलें, इसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा, ध्यान दें, देखो, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाय 2 tickets to मल्लेश्वरम and 3 tickets to यशवंतपुरम, the total cost is ₹46, but if we buy 3 tickets to मल्लेश्वरम and 5 tickets to यशवंतपुरम, the total cost is 74. Find the fare from the bus stand to मल्लेश्वरम and to यशवंतपुरम। ध्यान दें क्या कह रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न के अंदर हमें कह रहा है कि भाई साहब एक बस स्टैंड से एक बस जाती है और उसके आगे क्या अपने पास में 2 स्टॉपेज हैं, एक तो है मल्लेश्वरम और एक क्या अपने पास में यशवंतपुरम है। अब देखो, 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदते हैं अगर उस बस स्टैंड से बेंगलोर से, तो कुल लागत 46 रुपए आती है। और 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट अगर यशवंतपुरम के खरीदते हैं तो कुल लागत 74 आती है। तो ये पूछ रहा है कि मल्लेश्वरम का किराया बस स्टैंड से कितना है और यशवंतपुरम का किराया कितना है। तो हमें नहीं पता कितना है, हमें तो मानना ही होगा, ठीक है, कि फ्रॉम बस स्टैंड द फेयर जो है अपने पास में वो कितना है, x मान लेते हैं, टू द मल्लेश्वरम। ठीक है, चलो लेट अस कंसीडर या लेट, जो भी आप करना चाहो, लेट अस अज्यूम, जो भी आप लिखना चाहो, सीधा लेट लिख करके भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट माना फेयर, लेट फेयर फ्रॉम, कहां से है बेटा, बस स्टैंड, फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम। मल्लेश्वरम लिख दूं मैं, क्या है अपने पास में मल्लेश्वरम, कहां है, ये रहा, मल्लेश्वरम। कितना मान लिया मैंने, x रुपीज, कितना, x रुपया। फिर वही बात अपने को क्या करना पड़ेगा, अब यशवंतपुरम का मानना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं आपके सामने, कितना आ जाएगा यशवंतपुरम, यशवंतपुर इज इक्वल्स टू y रुपीज। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ये जितने भी प्रश्न हैं बेटा, जब से हम 3.3 शुरू किए हैं उसके बाद से जितने भी अपने पास में प्रश्न आ रहे हैं उन सब के अंदर अपने पास में एक चीज कॉमन आ रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर ही सारी चीजें मिल जाती हैं हमें, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, वहीं पे आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार, देखो भाई बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का जो किराया है हमने x रुपए माना है। अब 2 टिकट लिए भाई, एक टिकट का किराया x रुपए है तो 2 टिकट का कितना हो जाएगा, 2x। पहला स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 2x प्लस फिर 3 टिकट यशवंतपुर के, तो एक टिकट का किराया y रुपए, तो 3 टिकट के किराए कितने हो जाएंगे, 3y। इसको टोटल रुपए कितने आ रहे हैं बेटा, 46। तो एक इक्वेशन तो हो जाएगी ये। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है अपने पास में कि 3 टिकट मल्लेश्वरम के यानी कि 3x प्लस फिर कहता है अपने पास में 5 टिकट यशवंतपुर के
तो 5y इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 74। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं और इसको इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन आ गई मेरे पास में। करना क्या है, अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया हुआ नहीं है कि आप इसको इस मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, लेकिन चूंकि अपने पास में ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.5 के एग्जांपल में आ रहा है और जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या है अटैच है, तो हम इस प्रश्न का जो हल है वो किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे और साथ ही साथ सीख भी लेंगे कि किस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दें, दोनों इक्वेशंस आ गई। इक्वेशन आने के बाद में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है और वो सभी क्वेश्चंस के अंदर होगा क्या, ऑन कंपेयरिंग। एक लाइन लिखनी है हमें, क्या, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कि सभी के सभी इक्वेशंस जो है वो हमें रेस्पेक्टिवली किससे कंपेयर करानी है। अपने पास तो कंपेयर कराने के लिए एक ही चीज है, क्या, वही पेयर लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इनसे जब हम कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं आपके सामने, a1 कितना आ गया 2, b1 कितना आ गया बेटा 3 और c1 कितना आ जाएगा। अब देखो बराबर में 46 इस तरफ है और हम जब कंपेयर कराएंगे तो c1 जो है वो इक्वेशन में उस तरफ है, तो हम इस 46 को उस तरफ लेके जाएंगे तभी तो कंपेयर होगा। और जब 46 उस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 46। तो यानी कि c1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -46। इसी तरीके से आप कह सकते हो a2 बराबर कितना है बेटा 3, b2 बराबर कितना है बेटा 5 और c2 बराबर कितना आएगा आपके पास में माइनस का 74, यही आएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमारे पास में तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो लगा देते हैं। चलिए यहां लिखेंगे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x अपॉन में नीचे क्या आता है अपने पास, b1 b2, यहां आता है फिर c1 c2, ये y हो गया और ये क्या हो गया बेटा 1। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पे क्या आता है a1 a2 और यहां पे वापस क्या आ जाएगा b1 b2। अब यहां पे हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, कर देते हैं। चलो b1 b2 की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से 3/5, तो रख देता हूं मैं यहां पे डायरेक्ट ही 3/5। c1 अपॉन c2 की कितनी है बेटा, देखो -46 और माइनस का 74, माइनस का 46 और माइनस का 74। इसी तरीके से यहाँ पे y आ जाएगा अपने पास में और y के क्या है नीचे a1 अपॉन a2 कितना है 2/3, रख दीजिए 2/3 और एक की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी b1 अपॉन b2 यानी कि 3/5। ये आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ x अपॉन कितना, 3 को 74 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 74। ठीक है, और माइनस ये आएगा सूत्र वाला माइनस, और 5 को फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस के 46 से। क्लियर है। उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में y के लिए क्या करना है, वही इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो देखो माइनस का 46 और 3 फिर माइनस का 74 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 से, यही है बराबर में। उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में एक को क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 × 5 और माइनस में 3 × 3। अरे आ गया। इसके बाद में क्या करना है, सोल्व कर लेना है। अब कुछ नहीं करना, अपने को जो काम करने का था वो हो गया अपना। देखो 74 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे भाई, 7 × 21 210 और 4 × 12 210 222, माइनस का 222 और माइनस ये प्लस हो जाएगा। 46 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, 5 × 6 = 30 सुपर 3, 5 चौक 20 और 3 23 230। इसके बाद में देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे अपने पास में y है और नीचे क्या आ जाएगा, देखो बेटा
y अपॉन में, अब देखो -46 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 138, और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, जब 74 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 अपॉन y अपॉन 148, यहां पे कितना आ जाएगा 10 माइनस का 9। फाइनली आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि x अपॉन में 8, यहां पे क्या लिख सकते हो y अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। अब देखो इसको और इसको मैं बराबर कर सकता हूं, मींस x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 8। क्लियर? इसके बाद में अपने पास में y अपॉन 10 को मैं बराबर लिख सकता हूं किसके, 1 अपॉन 1 के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 10। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू 8 रुपए है तो x की वैल्यू 8 रुपए, ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो कितना है 10 रुपए। फाइनली मतलब बस स्टैंड से और मल्लेश्वरम का जो किराया है वो 8 रुपए आ गया, और बस स्टैंड से यशवंतपुर का जो किराया है वो कितना आ गया 10 रुपए आ गया। ये आप जो है 8 रुपए और 10 रुपए अपनी इस इक्वेशन के अंदर रख के चेक भी कर सकते हो कि हमारे जो x और y की वैल्यू आई है वो सही है या गलत है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन, कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। समझ रहे हो, एक अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की बात करनी है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए मुझे पता है बेटा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है। अरे यही तो होता है। चलो अब हमें क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, इक्वेशंस। तो मैं लिख देता हूं ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, और लिखता हूं साफ साफ यहां पे कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली, कि इनको हम किससे कंपेयर कराते हैं, हम इनको कंपेयर कराएंगे हमारी जो जनरल लीनियर इक्वेशन है उनसे करा देते हैं, और उनके भी पेयर से करा देते हैं। b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0। जब हम कंपेयर कराएंगे तो देखो इस इक्वेशन को जैसे ही हम इससे कंपेयर कराएंगे तो हमें पता चलेगा a1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 4, ठीक है, b1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा p, और c1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 8। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि a2 बराबर कितना आएगा 2, b2 बराबर कितना आएगा 2, और c2 बराबर कितना आएगा 2, यही आएगा। अब देखो सिंस निकालना क्या है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है वो अप्लाई करते हैं। सिंस वी नो दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है माय डियर, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यही होता है। तो देखो ध्यान से, a1 की वैल्यू क्या है 4/2, ठीक है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है p अपॉन 2, और ये कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा मतलब p की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो कभी भी 4 नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको इन समीकरणों का अद्वितीय हल प्राप्त करना है, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो यहां इस p की जगह पे कभी भी 4 नहीं आना चाहिए। अगर 4 आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जैसे ही 4 नहीं आया तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। फॉर व्हाट, एग्जांपल नंबर 16, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ध्यान दें क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने अभी पिछला क्वेश्चन किया है ठीक उसी तरीके से, जैसे एग्जांपल नंबर 15 किया है, बस इसमें भी वही अपन कंडीशन लगाएंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यही तो कंडीशन होती है। k के किस मान के लिए चेक करना है अपने को, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और साफ साफ सीधे सीधे अक्षरों में लिखते हैं कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली, क्या करेंगे, रेस्पेक्टिवली हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, और करेंगे तो करेंगे किससे, वो हमारी जो जनरल इक्वेशंस हैं उनसे कर देंगे।
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अरे यही तो है। चलो अब इनसे कंपेयर कराओगे तो आपको पता चलेगा ऑन कंपेयर a1 की वैल्यू जो है वो कितनी आई है आपके पास में, a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो इससे करोगे तो k, b1 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में 3, ठीक है साहब, और c1 की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का k-3। इसी तरीके से a2 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है 12, ठीक है, b2 की जो वैल्यू है वो आपके सामने है k, और c2 की जो वैल्यू है वो माय डियर है कि आपके पास में माइनस का k। ये आ गया सारा का सारा खेल आ गया। अब चूंकि क्या कह रहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके लिए हमें k का मान बताना है। ठीक है, अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है वो अप्लाई कर देते हैं। सिंस, या डायरेक्ट लिख दो फॉर, क्या लिखोगे, फॉर इनफाइनाइटली, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें गेन करने हैं तो हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। भाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसी कंडीशन में मिलते हैं, तो हम ये जो वैल्यूज आई हैं इनको इस फॉर्म में रख देते हैं। तो a1 अपॉन a2 करोगे कितना आ जाएगा, k अपॉन 12, मतलब k अपॉन 12, ठीक है। b1 अपॉन b2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन k, तो 3 अपॉन k। c1 अपॉन c2 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस k माइनस का 3, ठीक है, और माइनस का k। अरे यही तो होगा। देखो अब इसको मैं क्या कर दूं, इसको इसके बराबर कर दूं, इन दोनों के लिए ले रहा हूं फर्स्ट, ठीक है, इन दोनों के लिए ले रहा हूं। कितना आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू में 12 या 36, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 6 आ गई। दूसरा केस, दूसरा केस में क्या ले सकता हूं भाई, इन दोनों को बराबर ले लूं। इन दोनों को अगर बराबर लेता हूं, किसको किसको, इसको और इसको, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3k, देखो ध्यान से माइनस का 3k, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस का k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का k स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपके पास में प्लस का 3k, प्लस का 3k। ये इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6k, और इज इक्वल्स टू में माइनस का k स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा आपके पास में k स्क्वायर माइनस में 6k इज इक्वल्स टू में 0। k कॉमन लेओगे तो क्या आ जाएगा k माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि या तो k 0 के बराबर हो या फिर k माइनस 6 0 के बराबर हो, तो यानी कि k या तो 0 होगा या फिर k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, यही होगी। ठीक है, अब इसको और इसको बराबर कर दिया, इसको और इसको बराबर कर दिया। अब इसको और इसको एक बार बराबर करके चेक कर लेते हैं कि वैल्यू जो है वो k की क्या आ सकती है। भाई 3 बार ही तो बराबर करेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, तो इसको और इसको बराबर करके देख लेते हैं। देखो k अपॉन 12 और माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस का k, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का k स्क्वायर, ठीक है, हो गया। 12 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 12k, इसको इससे किया, ठीक है, फिर 12 को करूंगा मैं अंदर तो कितना आ जाएगा प्लस का 36, ठीक। अब देखो ध्यान से, इस k स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशन k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगी। अब ये अपने पास में क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, कितने आ जाएंगे, देखो ध्यान से, k स्क्वायर माइनस में 6k माइनस में 6k प्लस में 36 इज इक्वल्स टू में, ठीक है, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, यहाँ पे k कॉमन लिया माइनस k माइनस का 6, यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 6 कॉमन लोगे तो k माइनस का 6 इज इक्वल्स टू में 0। फाइनली आप क्या कह सकते हो कि k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 6, और यहां से भी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। क्लियर है। तो फाइनली आप जब आप देखोगे इन तीनों के ही अंदर तो आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू k की ऐसी मिल रही है जो सभी के अंदर आ रही है, और वो क्या है बेटा 6, पॉजिटिव 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि k का मान जो है
अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 6। जैसे ही आप इसमें रख दोगे तो आपके पास में जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल देने वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। ध्यान दें, एक्सरसाइज नंबर 3.5 के जितने भी एग्जाम्पल थे बेटा वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे उनके सिंपल और बहुत ही शॉर्टेस्ट स्वीट से क्वेश्चंस की। क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. इस क्वेश्चन में इसने साफ साफ ये कहा है कि आपको जो हल निकालने हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा ही निकालने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये हो गया क्वेश्चन 1, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है, करना हमें कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, यानी कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये यूनिक सॉल्यूशन देगी, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगी, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो उनको भी हम नहीं निकाल सकते, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको भी हम नहीं निकाल सकते। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन इक्वेशंस के हल को निकालने में हम काम में लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किन के लिए लेंगे, जिनके अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, जिनके अद्वितीय हल होंगे। तो चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन के अद्वितीय हल हैं या नहीं है। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन देता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर करा के देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन देगी या नहीं देगी। तो देखो, ऑन कंपेयरिंग, लिख देता हूं साफ साफ कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बेटा, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, जो मैं अभी लिख रहा हूं केवल उसी से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 को किससे कंपेयर करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0। जैसे ही आप कंपेयर कराओगे तो आपके सामने a1 की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 1, b1 की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी -3, और c1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, -3। इसी तरीके से a2 की जो वैल्यू है वो कितना आएगी 3, b2 की जो वैल्यू है वो कितना आएगी -9, और c2 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आएगी आपके पास में -2। अरे यही तो है, कंपेयर हम जैसे ही कराएंगे इन इक्वेशन से तो हमें इनकी जो वैल्यूज हैं वो साफ साफ यहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन a2 करोगे, a1 अपॉन a2 करो साहब, a1 अपॉन a2 कितना है 1/3। ठीक है, b1 अपॉन b2 करोगे तो कितना है -3/9। अरे यही तो है, माइनस से माइनस कैंसिल कितना हो जाएगा आपके पास में 1/3। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 करोगे कितना आएगा आपके पास में -3/2। फाइनली आप क्या कह सकते हो 3/2। अब ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू 3/2 या c1 अपॉन c2। मींस आप यहां पे कहोगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ऐसी कंडीशन जब कभी आती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता है, या इक्वेशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती है, तो नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने की जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़ो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से किसके अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में, किसकी स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में, इसको ध्यान से देखें, उसे वज्रगुणन विधि से यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है, कुछ नहीं, ऑन कंपेयरिंग देखना है हमें सबसे पहले तो
कि सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। यूनिक होंगे तो फिर हम उसे आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराओगे तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 और c1 की वैल्यू, देखो बेटा ये बराबर 5 जो है वो इस तरफ है और c1 जो है वो अपना बराबर के इस तरफ है, तो 5 को इस तरफ लेके आओगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो c1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी माइनस का 5। इसी तरीके से a2 बराबर कितना हो गया 3, b2 बराबर कितना हो गया आपके पास में 2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा भाई डियर माइनस का 8। अब इनका कंपेयर कराओगे तो देखो a1 अपॉन a2 कितना है 2/3, b1 अपॉन b2 कितना है 1/2, c1 अपॉन c2 कितना है 5/8। अरे यही तो है, ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे बेटा, वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब जब यूनिक सॉल्यूशन आ चुके हैं, हमें पता है कि इस इक्वेशन जो होंगी ये इक्वेशन हमें यूनिक सॉल्यूशन देंगी, तो फिर हम यहां पे क्या लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं और x और y की वैल्यू जो है वो आपके सामने प्रकट कर देते हैं प्रकट। देखो ध्यान से, मैं लिखता हूं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें करना क्या होता है x ये y और ये 1, यही होता है। यहां क्या होता है बेटा b1 यहां b2 यहां c1 यहां c2 यहां a1 यहां a2 और यहां पे वापस से b1 अपॉन b2 रख दीजिए साहब वैल्यू। जब आप वैल्यू रखोगे तो x फिर ये y और फिर ये 1, b1 अपॉन b2 कितना है 2/3, 2/3 है, ध्यान दें, सॉरी 1/2, 1/2 माइनस का 5 माइनस का 8 और a1 अपॉन a2 कितना है बेटा 2/3 है, कितना है 2/3, तो यहां रख देता हूं मैं 2/3। फिर b1 अपॉन b2 तो ये आ ही जाएगा 1/2। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये लो ध्यान से देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 को -8 से करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 8, फिर माइनस का साइन लगाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 5 दूनी 10 माइनस का 10 और माइनस पहले से है, कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 10। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप क्या करोगे y में पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 दिया माइनस का 15, माइनस के 8 को 2 से करोगे कितने आ जाएंगे माइनस के 16, लेकिन माइनस का 1 पहले से यहां सूत्र वाला है तो कितने आ जाएंगे प्लस के 16। इसी तरीके से पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो 1 अपॉन कितना जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 3 एकम 3, तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 और इज इक्वल्स टू 1/1। क्लियर है। अब देखो ये अपने पास में वैल्यूज आ गई हैं, अब आप क्या कर सकते हो x अपॉन 2 को 1/1 के बराबर रख सकते हो, क्योंकि सारी की सारी क्या है बराबर ही तो है तीनों एक दूसरे के। रखा मैंने तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो 2 निकल करके आ गई। यहां से अगर मैं रखता हूं y वाले को इसके बराबर तो y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1/1 और y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 निकल करके आ जाएगी। आ गई क्या, ये जो वैल्यूज आई है मेरे पास में x की और y की, ये आप यहां पे रख करके चेक भी कर सकते हो। x का मान कितना था 2, x का मान कितना था 2 और y का कितना था 1, रखो इसमें 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं आ गया। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है 3 दूनी 6 और 2 8 कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई।
यानी कि हमारे द्वारा निकाले गए जो मान हैं, जो हल हैं, वो क्या है, एकदम करेक्ट हैं, कहीं कोई इनमें गड़बड़ नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्या कहता है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युगों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में, किसकी स्थिति में, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में वज्र गुणन मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं कहता हूं बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है ऑन कंपेयरिंग। भाई हमें तो यहां पे इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या होता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से मतलब होता है, सारी कहानी सारा खेल वही रचते हैं, ठीक है, वो पता चल जाए उसके बाद में हमारा काम आसान हो जाता है। तो ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। चलो साहब, क्या है अपने पास में, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू में 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू में 0। A1 की वैल्यू कितनी है, 3, B1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, C1 की वैल्यू कितनी है, देखो 20 इस तरफ है, 20 इस तरफ है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तभी तो इस इक्वेशंस के क्या होगा, ये कंपैरिजन में आएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 20। A2 दिखाओ, A2 कितना है, 6, B2 कितना है आपके पास में, माइनस का 10, और C2 कितना है मेरे प्यारे, माइनस का 40। यही है। अब ध्यान से अगर आप देखो इनको तो आपको कोई एक चीज दिख रही है, मुझे तो दिख रही है कि आपको भी दिख रही है। देखो ये 3/6, ये 5/10 और ये 20/40। मोटा मोटी अगर अपन देखें तो सबका 1/2 1/2 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ रहा है। और ऐसी स्थिति अगर आती है तो क्या आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वैसे भी अगर आप ऊपर से देखो तो आपको पता चल जाए कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन का 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रही है। मतलब दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम है। दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम है। तो एक इक्वेशन से मान लेते हैं अगर हमारे पास ये रेखा प्राप्त होती है ग्राफ में, तो दूसरी इक्वेशन भी तो सेम ही है, उससे क्या मिलेगी, उससे भी यही रेखा मिलेगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, संपाती, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट अगर होता है तो क्या होता है अपने पास में, मेनी सॉल्यूशंस। और मेनी सॉल्यूशंस की स्थिति में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। साफ साफ कहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो तभी आप करें, अदरवाइज ना करें। तो ये आ गया आपके पास में, देखो ध्यान से। अब आगे क्या करना है आपको, A1/A2 कितना आ जाएगा, 3/6, B1/B2 कितना आ जाएगा आपके पास में, 5/10, और C1/C2 कितना आ जाएगा आपके पास, 20/40। कट कर दो, काटने पे आ जाएगा आपके पास। फाइनली आप क्या कह सकते हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और अगर ये सब बराबर आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो वी कांट अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑन दीज इक्वेशंस। ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। क्या कहता है ये, इसमें भी अपने पास में 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बताना है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन देता है तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर नहीं देता है तो फिर हमें बताओ कि इसके जो हल हैं वो कैसे होंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 माना और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2, और साफ साफ लिखा, क्या लिखा कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। क्या है अपने पास में इक्वेशंस, क्या हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे ही हमने ये किया अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कितनी है 1, B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का 3, C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का 7, A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का 3, और C2 की वैल्यू जो है वो कितनी है माइनस का
15, यही है। चलो आगे सॉल्व करो। a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन 3 हो गया। b1 अपॉन b2 कितना है माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1। c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा माइनस का 7 यानी कि 7 अपॉन में 15। फाइनली आप क्या कह सकते हो, फाइनली आप कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि क्या देता है ये आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन देता है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन देता है तो हम इसे क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हुए x और y की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। करें, चलो ये चीज ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी, है ना। 1/3 माइनस 3/3 और माइनस 7/-15। मैं लिखता हूं यहां पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या आएगा, सिंपल सा है, अपने पास में तो वही करते आए हो काफी बार, कर दीजिए। x नीचे क्या करना है b1, यहां पे y लिख देता हूं आपके समक्ष और यहां पे 1 लिख देता हूं आपके समक्ष। b1 b2 c1 c2, यहां पे a1 a2 और फिर वापस से यहां पे b1 b2। क्लियर, वैल्यूज पुट कर दीजिए। b1 अपॉन b2 की क्या है बेटा वैल्यू, माइनस का 3/3 है, आई थिंक देख लेते हैं एक बार, माइनस का 3/3, ठीक है, माइनस का 3/-3, यहां पे आ जाएगा आपके पास y, ठीक है, और यहां पे 1, यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 15, यहां आ जाएगा 1, यहां पे 3 और यहां पे वापस से -3, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/3, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं x अपॉन, करेंगे कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, 15×3 45, चलो साहब, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7×21, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, और वो जो अपने पास में सूत्र वाला माइनस है वो यहां पे आ जाएगा। चलो साहब, यहां पे आ जाएगा अपने पास में क्या y के लिए भी क्या करना है आपको, पहले ऊपर से नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, 7×21 माइनस का 21, फिर जब नीचे से ऊपर जाओगे तो 15 एकम 15 माइनस के, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कितना आ गया +15। अरे आ गया कि नहीं आ गया। यहां पे आप क्या कह सकते हो 1 अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, तो माइनस का 3, और इसको इससे करोगे तो 3×3 माइनस का 9, और एक माइनस का पहले से है तो प्लस का 9, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो, कितना बच जाएगा आपके पास में ये 24, ठीक है, और यहां से आ जाएगा आपके पास में y अपॉन माइनस का 6, माइनस का आ रहा है क्या भाई, ठीक है, और यहां आ जाएगा आपके पास में 6, यही आएगा। चलो अब मुझे क्या करना है, इस वाले पोर्शन को, वैसे तो तीनों बराबर हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को बराबर रखता हूं तो मेरे पास में ना तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी ना y की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों एक में ही आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं, x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू में 1/6, तो मेरे पास में क्या जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा, और x इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 24/6, यानी कि 6 चौका 24, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से जब मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो y अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 1/6, तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि y इज इक्वल्स टू माइनस का 6/6, कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास माइनस का 1। अरे आ गया कि नहीं आ गया। और हमें क्या करना था, यहाँ पे x और y की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, कर दी। और आपने x बराबर 4, कितना आया है आपके पास में, x बराबर 4, ठीक है, और y बराबर माइनस का 1। ये मान आप इन समीकरणों के अंदर रख करके और सेटिस्फाई भी करा सकते हो। कैसे कराओगे, x बराबर 4 रखा, देखो इसमें रखता हूं मैं 4, ठीक है, y बराबर 1 रखोगे तो देखो -1 रखोगे तो -1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस का 3,
ठीक है, और ये माइनस का 7, जोड़ो, 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 की बात हम करें तो वो ठीक ठीक ऐसा ही था। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराना है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करके उनका मान प्राप्त कर लेना है कि अगर वो अपरिमित रूप से अनेक हल दें तो उसके लिए उनकी जो मान है वो सारे के सारे के एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो लिखो ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली जब हम इनको करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, हमें a1 की वैल्यू बता देनी है। इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे इस वाली से। कराओ कंपेयर, कितना आ गया, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में माइनस का 7। इसी तरीके से a2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, a माइनस b, b2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, a प्लस b, और बेटा c2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में 3a। इस तरफ आएगा माइनस का, होगा माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। अरे यही होगी, यही वैल्यूज आ रही है अकॉर्डिंग टू मी एंड दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें देखो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अब अगर अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अरे यही होना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा अपने पास में जो परफॉर्मा है वो इनका आना चाहिए। तो लिख देते हैं इन सभी को इसी के फॉर्म में। देखो a1 अपॉन a2 लिखें तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 बट्टा में a माइनस b बराबर b1 अपॉन b2 लिखे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3 अपॉन a प्लस b, 3 अपॉन a प्लस b। ठीक है, अब आता है अपने पास में c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन जब c2 लिखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, और आप क्या लिख सकते हो, 7 बट्टा में कितना 3a प्लस b माइनस का 2। यही होगा, यही होगा। मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं एक बार के लिए, चलो लिख देता हूं मैं इसको। जब इससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे ठीक है, इसको मैंने 1 नंबर दिया है और 1 नंबर का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस का 3b। यही होगा। आगे सोल्व करोगे तो देखो 2a उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में a। ठीक है साहब, माइनस का 3b इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3b कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 5b। आ गया क्या, आ गया क्या। इसको मैं कह देता हूं कि ये इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास में, 1 और 2 मैंने यहां दे दी, इसको मैं कह देता हूं ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं देखो इसको और इसको बराबर कर लिया मैंने, अब मैं इसको और इसको एक बार बराबर करके रख लेता हूं। सेकंड केस में क्या होगा बेटा, देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिख रहा हूं डायरेक्ट 9a, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3a से कितना आ जाएगा 9a, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा b से कितना आ जाएगा 3b, और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो कितना आ जाएगा -6।
a प्लस बी को इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 7a प्लस 7b। क्लियर है? 9a और 7a ये इस तरफ आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2a। चलो साहब ठीक है। 3b है और ये उस तरफ जाएगा अगर तो कितना बचेगा अपने पास में 4b और माइनस का 6। चलो इसको इस तरफ ही ले आता हूं मैं 9a प्लस 3b माइनस का 6। 7a को इस तरफ लेके आऊंगा 9a माइनस में 7a 2a 3b माइनस का 7b इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 7b उस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ आएगा तो माइनस का 7b। 3b माइनस का 7b कितना आ जाएगा माइनस का 4b और माइनस का 6 जो है ये इस तरफ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 6। और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह सकता हूं बेटा 4। अब ध्यान दें a की वैल्यू अपने पास में 5b है, ये मान उठा करके मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं करूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कि इक्वेशन ए और 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं कि a का जो मान 5b है वो मैं यहां रख दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 5b माइनस का 4b इज इक्वल्स टू में 6। फाइनली कितना बचेगा आपके पास, देखो 5b और 2 कितना हो गया 10b और माइनस का 4b कितना आ गया 6b बराबर 6 आ रहा है, 6b बराबर 6। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा फाइनली आप कह सकते हो कि b इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 1। यहां से b की वैल्यू 1 और b का मान जैसे ही आप यहां पे रखोगे तो a का मान भी आ जाएगा आपके पास में, वो कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। यानी कि a और b के इन मानों के लिए जहां पे a बराबर 5 और b बराबर 1 है, इन मानों के लिए ये जो इक्वेशंस हैं वो कैसे हल देंगे आपके पास में अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ये क्या करेंगे हमें गिव्स करेंगे। ठीक है चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या कहता है ये कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। नो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। चलो साहब लिख देता हूं मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर कराओ। ऑन कंपेयरिंग given equation respectively। ठीक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है इनको इक्वेशन देने की जरूरत है नहीं। अब जैसे ही हम कंपेयर कराएंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है साहब। b1 का मान कितना आ जाएगा देखो 1। ठीक है साहब। और c1 का जो मान है वो देखो 1 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है a2 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपके पास में 2k माइनस का 1। ठीक है b2 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपके पास में k माइनस 1। और C2 का जो मान है माय डियर वो 2k प्लस 1 जो है जो कि बराबर के इस तरफ है वो इस तरफ आएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो है हमारी इनसे कंपेयर कराने के लिए तो कितना हो जाएगा इसका मान माइनस 2k प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ये आ गया। अब देखो करना क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए कोई हल नहीं चाहिए तो मैं यहां लिखूंगा कि फॉर नो सॉल्यूशन कि कोई भी हल नहीं चाहिए तो उसके लिए जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है फॉर नो सॉल्यूशन द कंडीशन विल बी कंडीशन क्या होगी अरे यही तो होगी ना, यही होगी पैरेलल की कंडीशन। यानी कि जब दोनों की दोनों रेखाएं क्या हो जाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, एक दूसरे को कभी काटे नहीं तो वहां पे अपने पास में इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। और वो जो इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म के अंदर उनके कोफिशिएंट हमें मिलते हैं। तो ये अपने पास में a1 a2 b1 b2 c1 c2 आए हैं, इनको इस फॉर्म में रख देते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए सब करिए, रखता हूं मैं
a1 अपॉन a2 रखा मैंने, कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास में 3 अपॉन 2k माइनस 1, यही है, इज इक्वल्स टू कितना है b1 अपॉन b2, 1 अपॉन में कितना है k माइनस 1। अब है अपने पास c1 कितना है, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, कट कर देता हूं मैं यहीं पे और सीधा लिख देता हूं 1 अपॉन 2k प्लस 1 हो गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैं इसके लिए केस ले रहा हूं, ठीक है, इसके लिए केस ले रहा हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 3k माइनस का 3 और इसको मैं करूं इससे तो कितना आ जाएगा 2k माइनस का 1, ये इस तरफ आएगा तो कितना वैल्यू k माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 और वैल्यू कितना बचेगा 2, यानी कि k का मान कितना आ गया 2, k बराबर में 2, k बराबर 2 के लिए ये जो इक्वेशंस हैं वो हमें कोई भी हल नहीं देंगी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिख सकते हो फॉर k इज इक्वल्स टू 2 these equations are not giving any answer, ठीक है, कोई भी हमें आंसर नहीं देती हैं, या कोई भी सॉल्यूशन लिख दीजिए इनसे सबसे, ठीक है, कि इनका हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहता है बेटा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं वो हमें बता दीजिए। चलो देखो बेटा, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अपन ने 3.3 के अंदर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो इस मेथड से अगर आपको क्वेश्चन करना है तो वहां से एक वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर अपने को क्या करना है, ठीक है, तो वहां से आप सोल्व कर ले। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वज्रगुणन, क्योंकि अपने यहाँ पे 3.5 चल रही है और उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है, तो केवल इसी की बात करेंगे हम। यानी कि ये जो अपने पास में इक्वेशंस हैं इनको मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, ठीक है, और फिर इनको क्या करता हूं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं वज्रगुणन विधि से। कर दो। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन रेस्पेक्टिवली, चलो साहब, इक्वेशन क्या है अपने पास में, इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि a1 की जो वैल्यू है वो है 8, b1 की जो वैल्यू है वो है 5 और c1 की जो वैल्यू है वो है -9। इसी तरीके से a2 की वैल्यू जो है वो है 3, b2 की जो वैल्यू है वो है 2 और c2 की जो वैल्यू है वो है आपके सामने -4। माइनस ये जो 9 है वो इस तरफ आ जाएगा -9, 4 जो है वो इस तरफ आ जाएगा -4, और ये आए इस तरफ क्यों है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो है हमारी उनसे कंपेयर करवाने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास c1 और c2 जो है वो बराबर के इस तरफ रहते हैं, ठीक है। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि वैसे तो हमें दिख रहा है, देखो 8/3 है और 5/2 है, a1 a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो रहा है, यानी कि सॉल्यूशन जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। चलो कर लेते हैं। तो पहले अपन कर लेते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर कितना होगा 8/3, b1 अपॉन b2 कितना होगा 5/2 और c1 अपॉन c2 जो है वो कितना होगा 9/4। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि सॉल्यूशन जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। करें क्या, यूनिक सॉल्यूशन करने कैसे हैं, कुछ नहीं करना है, अपन यहां पे सीधा लिखेंगे क्या कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। उसमें क्या करते हैं,
हमने यहां x लिखा, हमने यहां y लिखा और यहां पे 1 लिखा। ठीक है, x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो y वाले जो कोफिशिएंट है वहां से शुरू करो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर वापस से b1 b2। यही होता है क्या? कर दीजिए साहब। b1 अपॉन b2 कितना है? 5/2। ये x, ये y और ये 1, ये 5/2 हो गया आपके पास। c1 अपॉन c2 कितना है? 9/4। ये माइनस का 9 और ये माइनस का 4। a1 अपॉन a2 कितना है? 8/3 और b1 अपॉन b2 वापस से 5/2 आ गया। अब हमें क्या करना है? वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। चलिए, 5 चौक 20 माइनस का 20, माइनस का साइन आएगा, फिर 9 को 2 से माइनस के साथ में गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 और माइनस का साइन पहले से मौजूद है सूत्र वाला, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 माइनस प्लस के 18 आ जाएंगे। फिर आ जाएगा आपके पास में y के लिए क्या आ जाएगा? नीचे देखो, इसको इससे और इसको इससे, 9 × 27 माइनस का 27 और 4 8 चौक 32 माइनस का 32, माइनस वाला साइन पहले से तो प्लस का 32 इज इक्वल्स टू 1। कितना है? 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15। ये लो साहब, खत्म बात। x अपॉन कितना आ गया? माइनस का 20 प्लस का 18 माइनस का 2, y अपॉन माइनस का 27 प्लस का 32 कितना बच गया? 5 और 1/1। अरे यही तो है। अब मैं इसको क्या कर देता हूं? इसके बराबर रख देता हूं। बराबर जब मैं रखूंगा तो मेरे पास में जो मान आएगा बेटा वो कितना आएगा? देखो, x बटा माइनस का 2 बराबर 1/1, x बटा माइनस का 2 बराबर 1/1। ये इस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2 आ गई। इसी तरीके से अपने पास दूसरा क्या था? y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/1, y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/1, तो y इज इक्वल्स टू 5 कितना आ गया आपके पास में? ये आ गया। यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी। ठीक है, और यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। आपके पास ये जो मान आया है ये आप अपने सवाल के अंदर रख करके चेक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेक भी कर सकते हो। कैसे? कि हमने जो मान निकाला है वो सही है या नहीं है। x बराबर -2 रखो, कितना आ जाएगा? माइनस का 16 और y बराबर 5 रखो, 5 में 25 कितना बचेगा? यहां 9 दिया हुआ है तो 9 ही तो बच रहा है कि हानि। यानी कि हमने जो हल निकाले हैं x के और y के वो क्या हैं? सही हैं, करेक्ट हैं, कहीं कोई कमी उनमें नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपने पास में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि अपने को क्या फॉर्मेट करनी है? इक्वेशंस, और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना है, या यूं कह दीजिए कि यहाँ पे अपने पास में उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको इक्वेशन प्राप्त होने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना है। आपके पास में 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप उससे ही क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं। आंसर लिखे उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन ए स्टूडेंट ए takes food for 20 days, C has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days, okay, pay 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. क्या कह रहा है कि एक अपने पास में क्या है? हॉस्टल है, और उस हॉस्टल के अंदर आपके रहने का और खाने का इंतजाम किया गया है, जिसमें कुछ चार्जेस जो हैं वो फिक्स किए गए हैं।
क्या है कि कुछ चार्जेस जो है, रेंट जो है वो आपको यहाँ पे देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ कुछ पैसा जो है वो आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपसे जो पैसा वसूल करते हैं वो पैसा दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो उन्होंने कुछ फिक्स चार्जेस कर रखे हैं वहां के, वो तो आपको पे करने ही करने होंगे, और इसके अतिरिक्त आप कितने दिन वहां पे भोजन करते हो उस भोजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक बच्चा ए है जो कि 20 दिन तक भोजन करता है, उसने क्या 1000 रुपए चुकाए, और एक बच्चा बी है जिसने 26 दिन तक भोजन किया, उसने क्या किया 1180 रुपए चुका दिए। दोनों के ही फिक्स्ड चार्जेस जो है वो तो क्या है, सेम है, यानी कि जो फिक्स चार्जेस है वो इसको भी देना पड़ेगा और उसको भी देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। अब आप अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, मोटा मोटे अगर देखना चाहते हो तो सीधा देख सकते हो, 20 दिन के इसने 1000 रुपए दिए, इसने 26 दिन के 1180 रुपए दिए, तो कितने दिन एक्स्ट्रा खाना खाया इसने, 6 दिन। 6 दिन के कितने दे रहा है एक्स्ट्रा, 180 रुपीज, 180 रुपीज। तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन का जो फूड का वैल्यू है वो कितना है, 30 रुपए। कहने का मतलब एक दिन जो खाना खाएगा उसका 30 रुपया वैल्यू है, सीधा सीधा आ गया 30। अब आप 30 यहां पे रखो, कितना आ गया 600 रुपए का इसने खाना खा लिया, 1000 रुपए इसने पे किए, तो बाकी बचे हुए 400 क्या है, वो फिक्स वैल्यू है, वो क्या है, फिक्स वैल्यू है या फिक्स चार्जेस है आपके पास में। वो 400 रुपए जो है वो ए को भी देने पड़ेंगे और बी को भी देने पड़ेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे वो उनके खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि एक दिन के कितने लग रहे हैं, 30 रुपए लग रहे हैं। अब ये तो हो गया सीधा करने का तरीका, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिख करके और लैंग्वेज के साथ में करेंगे। तो देखो कैसे करना है, ध्यान दें। देखो लेट हम मान के चलते हैं, हमें नहीं पता कि उनका जो फिक्स चार्जेस है वो कितना है हॉस्टल का, और पर डे का जो फूड का चार्जेस है, कॉस्ट है, वो हमें नहीं पता है। हम मान के चलते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है वो बेटा मान लेता हूं मैं कितना है, x रुपए है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड, बाकी दूसरी चीज फूड के ऊपर डिपेंड करती है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और पर डे का जो खाने का व्यय है वो हम मान लेते हैं कितना, y रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से देखो भाई, x जो रुपए है वो तो दोनों को फिक्स देना पड़ेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं a के लिए, किसके लिए, ए स्टूडेंट के लिए जो समीकरण बनेगी वो क्या है भाई, x रुपया तो फिक्स है वो तो देना पड़ेगा, प्लस 20 दिन वो रहता है, एक दिन के खाने का रुपया है y रुपए, तो 20 दिन के खाने का रुपया हो जाएगा 20y। टोटल रुपए कितने चुकाए उसने, 1000 रुपए। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, दूसरे इक्वेशन, उसमें भी x रुपया तो उसको जो फिक्स चार्जेस है वो तो देना पड़ेगा, बाकी 26 दिन वो खाना खाता है तो 26 दिन का पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी हैं। और हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट हो जाने के बाद में सीधा सीधा उनको हल कर देना है, और वो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हम बाध्य नहीं है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाएं, तो मैं यहाँ पे इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं सीधा। देखो ध्यान दें, x + 2y बराबर 1000 और x + 26y बराबर में 1180 रुपए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ध्यान से x और x एक टर्म बराबर आ रही है, तो मैं क्या कर देता हूं, वी सबट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, वी सबट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, कि हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चलो साहब घटा दीजिए, तो x + 20y = 1000 एंड x + 26y = 1180 रुपीज। घटाया तो माइनस का साइन, ये कट कितना आ जाएगा, माइनस का 6y = -180। मतलब y की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30 रुपए आ जाएगी, ठीक है। ये y की वैल्यू उठा करके आप कहां रख दो, इक्वेशन 1 के अंदर, तो आपके पास में x की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो कर देते हैं, मैं लिखता हूं यहां पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन 1। प्रथम समीकरण क्या है, x + 20y = 1000। अरे यही है, सिंस y = 30
y का मान मैं यहां रख देता हूं, तो मेरे पास मान कितना आ जाएगा 20, ये 30 और इज इक्वल्स टू में 1000। तो x प्लस कितना आ गया बेटा 600 बराबर में 1000। तो x का मान जो प्रॉपर आ रहा है हमारे पास वो कितना आएगा 400 रुपए। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है बेटा वो कितना है 400 रुपए, ठीक है। एंड पर डे फूड चार्ज और पर डे का जो फूड चार्ज है वो कितना है 30 रुपए। क्लियर है? इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों में युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ए फ्रैक्शन बिकम्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ध्यान दें क्वेश्चन क्या है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। मतलब क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता वो क्या है, उस फ्रैक्शन के किसमें जोड़ रहा है, पहले न्यूमरेटर में से अगर एक घटा देता है तो वो फ्रैक्शन जो है वो कितनी हो जाती है 1/3। और जब उसके डिनोमिनेटर के अंदर यानी कि हर में 8 जोड़ देता है तो वो फ्रैक्शन जो है वो कितनी हो जाती है 1/4, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि वो फ्रैक्शन है क्या, हम मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन क्या है x/y, और जैसे जैसे स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वैसे वैसे हम उसमें पुट कर देते हैं। चलिए साहब शुरू करते हैं। let us assume या let we assume the fraction is x/y। मैं मान लेता हूं x/y मेरे पास में क्या है, फ्रैक्शन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, कि यानी कि इसके न्यूमरेटर में से एक हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इसके न्यूमरेटर में यानी कि इसके अंश में से एक घटा दें तो इक्वेशन क्या हो जाती है बेटा 1/3 हो जाती है। हो गई क्या? दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि इसके डिनोमिनेटर यानी कि y में हम क्या कर दें 8 जोड़ दें तो ये कितनी हो जाती है 1/4। अरे यही होगी क्या, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो साहब 3x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में y, इस तरफ हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 3x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमारे पास क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x इज इक्वल्स टू ये y प्लस 8 एक से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा y प्लस 8, इस तरफ आएगा तो कितना बनेगा बेटा 4x माइनस का y और माइनस का 8 इज इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और दोनों ही इक्वेशन में आपको देखने पर पता चल रहा है कि यहां पे y वाली टर्म जो है वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दूं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए करिए सब्ट्रैक्ट। ये अपने पास में आ गई 3x माइनस y माइनस में 3 माइनस 3 को इस तरफ लेके आता हूं, प्लस का 3 हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस y, 4x माइनस का y इज इक्वल्स टू में माइनस का 8 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 8। कोई दिक्कत नहीं है, करना क्या है सब्ट्रैक्ट। ये लीजिए साहब सब्ट्रैक्ट हो गया, ये खेल खत्म हो गया। 3x माइनस का 4x कितना बच गया माय डियर, माइनस का x, और इस तरफ 3 माइनस का 8 कितना आ गया आपके पास में माइनस का 5, यानी कि x की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आ गई 5 आ गई। और ये x का मान जैसे ही आप उठा करके कहां रख दोगे, इक्वेशन 1 के अंदर या फिर इक्वेशन 2 के अंदर, तो आपको y का मान भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। रखिए लिखता हूं मैं यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 के अंदर रख देता हूं। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है अपने पास में 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 3, और सिंस x की वैल्यू क्या है मेरे पास में बेटा 5, ये मान उठा करके मैं रख देता हूं इसमें, तो कितना आ जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा, अरे यही आएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 पंजे 15 माइनस का y इज इक्वल्स टू में 3, तो माइनस का y इज इक्वल्स टू में 3 माइनस में 15, तो माइनस का y इज इक्वल्स टू में माइनस का 12, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में 12। कितनी आ जाएगी माय डियर? 12 आ जाएगी। फाइनली आप क्या कह सकते हो? फाइनली आप कह सकते हो कि द फ्रैक्शन इज, या द फ्रैक्शन विल बी, द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। x की वैल्यू कितनी थी 5 और y की वैल्यू कितनी थी 12, तो ये जो होगी आपके पास में क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो क्या है अपने पास में, छोटा सा सवाल दे रखा है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके दिया है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस अपना फोकस जो है बोर्ड के ऊपर रखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है सवाल में कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, कि यस नाम का कोई लड़का है, उसने क्या दिया? एक टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद में होता क्या है उसके साथ में बेसिक सी बात है, रिजल्ट ही आएगा, और रिजल्ट टेस्ट सब अच्छे ही होते हैं, रिजल्ट खराब आते हैं सबके, है ना। तो देखो उसके साथ में क्या होता है उसकी बात करते हैं कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कि वो जो 3 मार्क्स है वो तो उसको मिलते हैं राइट आंसर पे। ठीक है भाई, उसने टेस्ट दिया, अगर वो आंसर सही देता है किसी भी एक क्वेश्चन का तो उसे 3 नंबर मिलते हैं, और अगर वो आंसर का क्वेश्चन का आंसर गलत दे देता है तो उसका 1 नंबर जो है वो कट जाता है। ये उसकी प्रोसीजर है। अगला क्या कह रहा है? अगला स्टेटमेंट, had 4 marks been awarded for each correct answer। अब कह रहा है कि मान लीजिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो उसको हम दे देंगे 4 नंबर, ठीक है, और अगर वो गलत आंसर देता है तो उसके हम काट लेंगे कितने? 2 नंबर। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब यश जो है वो कितने नंबर प्राप्त करता है? 50 नंबर। पहले कितने कर रहा था? 40 नंबर। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो क्वेश्चन के अंदर जो टोटल क्वेश्चन थे, टेस्ट पेपर में जो टोटल क्वेश्चन थे वो कितने थे? देखो ध्यान से, करना क्या है, हमें नहीं पता कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, कितने का उसने गलत आंसर दिया, कितने का उसने सही आंसर दिया। तो मैं मान करके चलता हूं कि यश ने जो है वो x क्वेश्चन क्या किए? राइट आंसर किए, और y क्वेश्चन क्या किए? गलत आंसर किए। ठीक है, चलो लेट x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन यस हैज गिविंग राइट आंसर। भाई राइट आंसर पे उसने क्या किया? राइट आंसर देता है, मतलब x नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका उसने क्या किया है? राइट आंसर दिया है। अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम मान लेते हैं अगला, एंड y इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन यस गिविंग रॉन्ग आंसर। क्या मान लेता हूं बेटा मैं? भाई उसने y क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका क्या किया है? गलत आंसर दिया है। ठीक है, अब उसके नंबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई 3 मार्क्स कटते हैं, सॉरी 3 मार्क्स मिलते हैं जब वो क्या करता है? सही आंसर देता है। तो सही आंसर कितने दिए उसने? x। तो मैं मान लेता हूं कि 3x उसको क्या मिले? मार्क्स मिले। भाई x ऐसे प्रश्न है जिसका उसने क्या किया है? सही उत्तर दिया है, और एक उत्तर का 3 नंबर मिलता है, तो टोटल जो नंबर मिले उसको वो कितने हो गए? 3x। इसके बाद में क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन का उत्तर गलत देने पे उसका 1 नंबर कट जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर, भाई जो गलत क्वेश्चन है वो कितने कर रहा है? y। तो अपने पास में कितने आ जाएंगे? उसके नंबर जो कटेंगे वो क्या हो जाएंगे? y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y इज इक्वल्स टू में, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है आपके पास में? उसको 40 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 40 नंबर। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है उसकी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? मान लीजिए कि 4 नंबर उसको सही उत्तर पर मिलते हैं। ठीक है, सही उत्तर किए उसने, x हमने पहले से अज्यूम कर रखा है, तो उसको टोटल सही क्वेश्चन के आंसर करने पे नंबर कितने मिले? 4x। और 2 मार्क्स जो है उसके कट जाते हैं गलत उत्तर पे, तो उत्तर कितने देता है वो? y, यानी कि आंसर करता है गलत y। तो आंसर में उसके जो नंबर कटेंगे वो कितने देंगे? 2y। 4x माइनस 2y। ऐसी सिचुएशन में टोटल नंबर जो स्कोर करता है वो आते हैं
50। आपको देखने पे पता चलेगा कि ये इक्वेशन क्या बन रही है 1 और ये इक्वेशन क्या बन रही है 2। इक्वेशंस आ गई अपने पास में। यहां से अपने को x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे करेंगे? देखो यहां पे अपने पास में क्या हो रहा है, x और y दोनों में से कोई सी भी टर्म बराबर नहीं आ रही है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें इसको, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर 2y बराबर हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। या फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करना चाहो तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो इसमें रखो, फिर यहां से अपने पास में जो मान आएगा x का उसको उठा के वापस इसमें रखो, तब आपके पास में y का मान आएगा। तो जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसमें मल्टीप्लाई। भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, ठीक है। v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे ये मेथड अच्छा लगता है, विद 2, ठीक है। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लूं मैं, और मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर दूं, दोनों के साइन क्या है, सेम है, सेम है, तो फिर क्या कर दूंगा मैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 एंड सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्टेड इनटू इक्वेशन 2, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे, तो चलो करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ध्यान दें, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। इसको मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख दूंगा इसको, 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 80। इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 50, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, खत्म। कितना बच गया, 6x माइनस का 4x, 2x आ गया इधर, इधर कितना आएगा बेटा 30। तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो कितना आ गया, 15 आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि उसने सही प्रश्न जो किए वो कितने थे, 15 थे। कितने थे, 15। अब हम बात करते हैं इस x का मान जो है वो इक्वेशन 1 में रख के, पुट द वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। 1 इक्वेशन क्या है अपने पास में, ये रख दीजिए इसमें। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और x का जो मान है वो 15 है। अरे ये आ गया क्या, मल्टीप्लाई कर लो। 45 माइनस वाई 40, तो माइनस वाई ये इस तरफ जाएगा, 40 माइनस का 45, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माय डियर, 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से फाइनली आप क्या कह सकते हो, फाइनली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रश्न में। क्या पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कितने थे, तो टोटल नंबर बताने हैं। तो फाइनली वी कैन राइट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और वो कितने हो जाएंगे आपके पास, x प्लस वाई। कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई हैं कितने, x 15 प्लस y कितने हैं 5। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि 20 क्वेश्चंस थे। कितने थे, 20 क्वेश्चंस थे उस एग्जाम पेपर के अंदर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फिक्स नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, कुछ भी लगा सकते हो जो आपकी इच्छा हो। पहले देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कि 2 स्थान है अपने पास में, एक स्थान ए है, यहां मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास में क्या हो गया, एक स्थान ए, ठीक है, ये लीजिए साहब, और यहां आ गया मेरे पास में एक स्थान B, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं कितनी है, या मान क्या लेता हूं, दे रखी है उसने 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार यहां पे खड़ी है, ठीक है, और वो चलना शुरू कर देती है,
और बी के ऊपर भी एक कार खड़ी है, वहां से भी वो चलना शुरू कर देती है, सेम टाइम के ऊपर दोनों चलती हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड, ये जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं मान लेता, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब बी वाली जो कार है वो भी क्या जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। चलो मैं उसको मान लेता हूं y किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी स्पीड मान लेता हूं, सेम डायरेक्शन में जा रही है। दे मीट इन 5 आवर, तो 5 घंटे बाद में मिल जाती है। मैं मान लेता हूं कि वो कहां मिल रही है, यहां पे, ये एक पॉइंट है सी जहां पे वो दोनों क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं 5 आवर्स में। यहां मैं लिख देता हूं 5 आवर्स, 5 घंटे में मिल गई वो इस पॉइंट के ऊपर। अब बढ़ते हैं आगे, अब क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, कि अगर वे दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, जैसे मान लीजिए ये इस तरफ जा रही है और ये जो है ये इस तरफ आ रही है, तो मान लीजिए यहां किसी एक बिंदु के ऊपर मिलेंगी, यहीं पे मान लेता हूं मैं, वो दोनों कहां मिल रही हैं, यहां पे मिल रही हैं, और यहां पे जब वो मिलती हैं तो 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। कितनी देर में मिल जाती हैं, विदिन 1 आवर। यहां पे उनको मिलने में 5 घंटे लगे, यहां पे 1 घंटे में भी एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फिर क्या कहता है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करो, दोनों कारों की क्या करो, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर जो प्रति घंटा है वो हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान दें, देखो चाल पूछ रहा है ना, तो चाल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर, ये हम क्या लिखते हैं सूत्र में, दूरी बटा समय। क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। अगर हमें x और y का वैल्यू चाहिए तो हमारे पास में ये दोनों मान होने चाहिए। अब देखो समय तो उसने दिया है कि मिलने में 5 घंटे लगे और एक में 1 घंटा, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। और एक्चुअली में हम हमारे दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल करें तो हमें यहां पे वो डिस्टेंस भी मिलती हुई दिखाई देगी। कैसे दिखेगी भाई, डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चाल गुणा में समय। चाल तो है हमारे पास में, x है और y है, और समय भी है हमारे पास में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें समय से, तो हमारे पास दूरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दें, हम क्या कह सकते हैं, हम क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। लेट the speed of car from starting point A कितना मान लूं मैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लूं। फिर कहता हूं मैं पॉइंट B से एंड द स्पीड of car from starting B कितना जाएगा बेटा, y किलोमीटर प्रति घंटा मैं मान लेता हूं, ठीक है। अब ये कार x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, और 5 घंटे बाद में मिलती हैं। तो इस कार ने जब ये 5 घंटे चली तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो समय कितना, 5 घंटे चली, 5 घंटे चली, और दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर समय गुणा चाल करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन बोथ कार आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन बोथ कार आर इन सेम डायरेक्शन। भाई जब दोनों कारें क्या हो रही हो, एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चल रही हो तो उस स्थिति में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। तो कार ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है, x, समय कितनी देर चल रही है, 5 घंटे, तो 5x आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, वो कितनी देर चलेगी, वो भी 5 घंटे, 5 घंटे चल रही है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। उसकी चाल क्या है लेकिन, y, तो 5x कार a की डिस्टेंस और 5y कार b की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये यहां से चलना शुरू करती है, ये यहां से चलना शुरू करती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। यानी कि जब ये इसके पास में जाके मिलेगी यहां पे, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस में और इसकी डिस्टेंस में 100 किलोमीटर का फर्क होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 100 5x - 5y
इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर या 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। भाई ये चीज समझ में आ गई कि आपके 5x ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है अपने पास में 5x, इसने डिस्टेंस कवर करी 5x, इसने डिस्टेंस कवर करी 5y, तो दोनों की डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होगा? 100 किलोमीटर का ही तो होगा। भाई ये 100 किलोमीटर पीछे चल रही है इससे, ठीक है, 100 किलोमीटर पीछे चल रही है, तो डिस्टेंस फर्क क्या आएगा अपने पास में? 100 किलोमीटर का आ गया। 5x माइनस में 5y बराबर में 100 किलोमीटर। अब हम लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या आएगा आपके पास? केस सेकंड, when both cars are in towards each other। भाई एक दूसरे की तरफ हो तब अपने पास में केस क्या बन सकता है? तब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? तो मैं लिखता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए। कार ए के द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर समय गुणा चाल, ठीक है। तो समय 1 घंटा लगा, चाल कितनी है? x, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा उसका डिस्टेंस? x मीटर। फिर आती है अपने पास में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी, कितना आ जाएगा आपके पास? y। वही दूरी निकालनी है तो समय गुणा चाल, चाल कितनी है? y, समय कितना है? 1 घंटा, 1y आ गया, 1y 1x भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 100। अब आप क्या लिखोगे? अब आप क्या लिखोगे? ध्यान दें आपके पास में, ध्यान दें इस चित्र को देखें। भाई ये इस तरफ गया, यहां मिल गया, ये इस तरफ से आया, दोनों के दोनों यहां मिल गए, तो दोनों ने कुल मिलाकर के डिस्टेंस कितनी कवर करी? टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है दोनों की? 100 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस इन दिस केस, तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक इक्वेशन तो क्या ही थी आपके पास? 5x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 100, और एक इक्वेशन आ गई आपके पास में ये। इस इक्वेशन को मैं और सरल करूं तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 5 कॉमन, यानी कि फाइनली आप क्या लिख सकते हो? x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 20। यही आ गया। अब एक इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन है ये, इन दोनों को सरल करना है। मैं इन दोनों को हटा करके एक ही लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान दें x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 20। अब देखो दोनों इक्वेशंस हैं, x की टर्म भी बराबर आ रही है और y की टर्म भी बराबर आ रही है। अब इक्वेशन अपने पास में आने के बाद में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं यहां कर रहा हूं किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो ध्यान दें वी एड दीज इक्वेशंस, कि हम इन इक्वेशंस को क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? साइन चेंज नहीं होगा नीचे से। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 100 और x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 20। ये खत्म। कितना आ गया आपके पास में? 2x बराबर में 120। फाइनली x बराबर कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यही आएगा क्या? x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। अब ये मान आप उठा करके कहां रख दीजिए? क्वेश्चन नंबर 2 में। पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 100, तो y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई क्या बात? क्या है प्रश्न? देखो दोनों चाल, दोनों कारें जब चलती हैं तो जब सेम डायरेक्शन में इस तरफ चल रही हैं तो x किलोमीटर तो था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 60 आ गई। क्या कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये कितनी आ गई हमारे पास? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बेसिक सी बात समझने वाली ये है कि भाई इसकी चाल ज्यादा होगी तभी तो दोनों एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। अगर ये धीरे चलने वाला होता तो दोनों एक पॉइंट पे मिलते क्या कभी? ये तेज चलेगा तभी तो उसको जाके पकड़ेगा ना। तो ये सही है हमारा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4।
का 5 आता है। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ऑफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, चलो बात कर लेते हैं आंसर की। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया हमारे पास में क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मतलब आयत है। आयत की दो भुजाएं होती हैं, हमें ये पता है क्या होती हैं, दो भुजाएं होती हैं, जिसमें ये भुजा जो होती है ये इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। यानी कि इनकी जो साइड्स होती हैं, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये जो लेंथ होती है इसको L मान लेता हूं मैं, और ये है विड्थ, इसको मैं B मान लेता हूं। इसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, हमें तो वो सीधा सीधा कह रहा है क्या कि अगर, और एक चीज और, एरिया की बात कर रहा है तो इसका एरिया जो होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है या एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर होता है, वो कितना होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू में विड्थ, यही होता है। अब बढ़ो क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि 9 स्क्वायर यूनिट्स, ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको B और इसको L मान करके चल रहा हूं, ठीक। और कह रहा है कि अगर इसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब इसका जो लेंथ इंटू विड्थ जो एरिया है वो क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि 9। ये आ गया, एक रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन दूसरे स्टेटमेंट से बना लेते हैं, चलो करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हमें उसकी लेंथ और विड्थ माननी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज कितना है, मान लेता हूं बेटा मैं y एंड विड्थ एंड क्या मान लेता हूं, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, उसको क्या मान लेता हूं, x। और इसका नमूना एक मैं यहां बना देता हूं आपके समक्ष। ये कितना मान लिया मैंने, x, ये कितना मान लिया, y, और दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। और लिखता हूं एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। इसको यूनिट मानना भाई, है ना, यूनिट। और ये भी क्या हो जाएगा, यूनिट। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये लीजिए, अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान दें क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में, हम इस प्रश्न में कर सकते हैं कि भैया 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें। उसकी लंबाई क्या कर दें, 5 इकाई कम कर दें। तो चलिए साहब कर देते हैं। इसकी लंबाई कितनी अपने पास में, y है, तो y माइनस में 5 कर दिया, ठीक है। और फिर कह रहा है उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई उसकी 3 इकाई बढ़ा देता हूं, तो x प्लस 3। तो टोटल उसका जो एरिया है वो XY होना चाहिए था, लेकिन वो कम हो गया है, कितना अपने पास में, 9। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी आपकी यहां से, देखो x इंटू वाई करोगे कितना आ जाएगा, XY प्लस 3y मल्टीप्लाई करो माइनस का 5x और माइनस का 15 इज इक्वल्स टू में XY माइनस का 9 आ गया मेरे पास में। अब मैं क्या करता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। देखो XY से XY कैंसिल आउट, यहां पे कितना बचेगा मेरे पास में, 3y माइनस का 5x माइनस का 15 और ये माइनस का 9। सॉल्व कर लीजिए, माइनस के x को इस तरफ लेके जाऊंगा तो 5x माइनस का 3y, ये भी उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और माइनस का 9 कितना है आपके पास में, कितना बनेगा भाई, प्लस का 6 बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ये आपके पास में क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, दूसरे स्टेटमेंट के लिए मैं यही कर देता हूं। क्या कह रहा है आपके पास में, यदि हम लंबाई को 3 इकाई यानी कि इसकी लेंथ को हम क्या कर दें, 3 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें,
और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है 67 वर्ग इकाई, 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इनको सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया आपके पास में xy प्लस का 2y प्लस 3x प्लस का 6 और इज इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा x प्लस 60 xy प्लस 67। देखो xy से xy कैंसिल आउट, 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y प्लस का 6 और ये 67 इस तरफ आएगा तो माइनस का 67 कितना बचेगा माइनस का 61 इज इक्वल्स टू में 0। दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमने यहां से गेट कर ली हैं। आ गई क्या? अब दोनों इक्वेशन आने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इनको बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सरल कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। वैसे कर तो आप किसी से भी सकते हो, लेकिन मैं यहां एलिमिनेशन से कर रहा हूं। चलिए 5x माइनस 3y प्लस 6 3x प्लस 2y माइनस 61 इज इक्वल्स टू में 0। दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब हम क्या करते हैं, हम x की या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, और अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो है उससे भी कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन से अगर मैं करूं तो मेरे पास में x या y की कोई भी एक टर्म जो है वो बराबर होनी चाहिए, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, y वाला अगर कंपोनेंट मुझे बराबर करना है तो मैं इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पे कितना आ जाएगा 6y, यहां पे कितना आ जाएगा 6y, 6y से 6y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि v, देखो मैं इसी से कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, झट से आंसर आ जाता है, और आपको भी प्रेफर करूंगा कि आप इसी से करें। ठीक है, v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 विद 3। आफ्टर दैट आप देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। नहीं, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऐड ही कर देंगे। आफ्टर दैट वी एड दीज इक्वेशंस, कि हम इन इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ध्यान दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बन जाएगा 10x माइनस का 6y, और ये इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 9x प्लस 6y, और ये इस तरफ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 और 18, यही आएगा माइनस के, सॉरी इस तरफ जाएगा तो प्लस का। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये कट, ये कितना आ जाएगा 19x, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में बेटा 171। तो फाइनली x की वैल्यू, गुणित नाम 171, सीधा सीधा कट रहा है, कहीं कुछ नहीं करना। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 9। x की वैल्यू ये जो 9 है ये आप इक्वेशन 1 में रख करके और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो ध्यान से, 5 मल्टीप्लाई में 9 माइनस में 3y और इज इक्वल्स टू में माइनस का 6। तो देखो 9 पंजे 45, 45 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू में माइनस का 6, माइनस का 3y माइनस का 6 और 45 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 45। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास में माइनस का 51, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की जो वैल्यू है आपके पास में वो कितनी आ जाएगी 51 अपॉन में 3, 17, कितनी आ गई 17। मतलब सिंपल सा है कि आपने जो रेक्टेंगुलर माना था उसकी जो लेंथ थी y, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में 17। ठीक है, 17 यूनिट। और ये जो आपने विड्थ मानी थी x, इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 9, कितना आ गया है 9 यूनिट। और यही तो पूछ रहा था सवाल में, आयत की विमाएं ज्ञात करो, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ बतानी थी। तो आयत की जो लेंथ और विड्थ है वो ये आ गई आपके पास में। फाइनली
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फाइनली हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y इज इक्वल्स टू 17 यूनिट, ठीक है, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर x इज इक्वल्स टू में 9 यूनिट, ठीक है, खत्म। यहां पे आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है उसका क्या होता है, समापन होता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 के एग्जाम्पल की और उसके क्वेश्चन की, ठीक है। राधे राधे।